नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का योग। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 दिया है। कह रहा है दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 है। ठीक है, कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं की योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 दिया है। दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और हमसे पूछ रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें दो संख्याओं का योग और अंतर और गुणनफल का अनुपात कितना दिया है? कहोगे 11:1:90 दिया है। और कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप एक मुझे बात बताइए, दोनों संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 कब आया होगा? कहोगे जब दोनों संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल को किसी एक नंबर से, किसी एक संख्या से डिवाइड किया गया होगा, तब दोनों संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों किसी एक नंबर से डिवाइड करने पर दोनों संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 आया है, तो मैं कह सकता हूं अगर उसी संख्या से, जिस संख्या से डिवाइड किया गया था, अगर मैं उसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों संख्याओं का जो योग रहा होगा, अंतर रहा होगा और गुणनफल रहा होगा वही मिल जाएगा। हो गया हाँ। मान लेते हैं दोस्तों जो दोनों संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल है उनको x से डिवाइड किया गया था। अगर दोस्तों x से डिवाइड किया गया था दोनों संख्याओं के योग और अंतर और गुणनफल को, और डिवाइड करने के बाद ये आया था, तो मैं अगर डिवाइड करने के बाद ये आया है तो मैं कह सकता हूं अगर मैं x से, जिस संख्या से मतलब x से डिवाइड किया गया है, अगर उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो जो दोनों संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल रहा होगा वो मुझे मिल जाएगा। कहोगे हाँ। मैंने दोस्तों इन तीनों में x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों संख्याओं का योग होगा कितना? कहोगे दोनों संख्याओं का योग 11x होगा और दोनों संख्याओं का अंतर x होगा और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल मतलब 90x होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों संख्याओं का योग वास्तव में 11x रहा होगा और दोनों संख्याओं का अंतर x रहा होगा और दोनों संख्याओं का गुणनफल वास्तव में 90x रहा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं मान लूं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो मैं कह सकता हूं दोनों संख्याओं का योग, अगर मैं मान लूं पहली संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या b है, तो मैं कह सकता हूं a + b बराबर 11x होगा। कहोगे हाँ, कह सकते हैं। और a - b बराबर x के होगा। कहोगे हाँ, कह सकते हैं। और ab, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 90x होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, आपने बताया था कि जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें मिले तो हमें कहा था आपने कि इन दोनों को एक बार जोड़कर आधा कर देना है, और एक बार इन दोनों के बीच का अंतर लेना है और जो अंतर आएगा उसका आधा कर देना है और आपका a और b की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मुझे क्या मिला? कहोगे 12 मिला और 12 का मैंने आधा कर दिया तो क्या आया? कहोगे 6x आया। मतलब a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? कहोगे मतलब a की वैल्यू 6x है। कोई दिक्कत है यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अंतर तो आया 10 का। कहोगे हाँ। अब क्या करना चाहिए? कहोगे अब आधा कर दीजिए और b की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 10x का आधा कर दिया तो b बराबर क्या आ गया? कहोगे b बराबर आ गया 5x के। क्या आ गया? 5x के। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों a की वैल्यू क्या आ गई? कहोगे 6x आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई? कहोगे 5x आ गई।
दोस्तों ए और बी की वैल्यू मैं उठा कर यहां पर रख दे रहा हूं। अगर मैं यहां पर रख दूं ए और बी की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो क्या कहोगे, देखिए ए की वैल्यू रखोगे यहां पर तो 6x रखोगे, बी की वैल्यू यहां पर रखोगे तो 5x रखोगे, ठीक है। और दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 30x² हो जाएगा, 30x² हो जाएगा और बराबर के 90x तो है ही है। मैंने कहा ठीक है। एक x से दोस्तों एक x कैंसिल, 30 से डिवाइड करूंगा अगर 90 को तो आएगा x बराबर आएगा 3, x बराबर आएगा 3। यहां तक आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं और b की वास्तव में जो हमारी संख्या a थी, अगर मैं वो संख्या पता करना चाहूं और जो दूसरी संख्या b थी हमारी वो संख्या पता करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो जो हमारी पहली संख्या a थी वो मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर x की वैल्यू यहां पर रख देते हैं जो दूसरी संख्या थी हमारी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने x की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दिया। तो a बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे a बराबर तो आ जाएगा 18, a बराबर आ जाएगा 18। b बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे b बराबर तो आ जाएगा 15। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या दोस्तों क्या है, कहोगे 6 × 18, दूसरी संख्या 15 है। अगर मैं 18 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 18 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 324 आएगा, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग निकल के आ गया, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दूसरी संख्या जो हमारी 15 थी अगर मैं उसका स्क्वायर निकालता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 225 आएगा। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा था, कहोगे क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 324 और 225 का जो जोड़ है वही पूछ रहा था हमसे। मैंने कहा ठीक है। 5 4 9 4 3 2 5, मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों कितना है, कहोगे 549 है, 549 है, 549। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों आपने पूछा मुझसे कि हमें ऐसे करना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, आप दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 दिया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो दोनों संख्याओं का योग है 11, कहोगे हाँ 11 यूनिट है, और दोनों संख्याओं का अंतर 1 यूनिट है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 90 यूनिट है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे भूल जाता हूं तो ये क्या है, अगर मैं इसे भूल जाऊं तो ये क्या है, कहोगे दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात है, दोनों संख्याओं के योग और दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात है। कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पहली संख्या a मान लूं और दूसरी संख्या b मान लूं तो दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात क्या होगा, कहोगे देखिए अगर आप पहली संख्या a मान लेते हैं और दूसरी संख्या b मान लेते हैं तो दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात ये होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोनों हमें पता है दोस्तों, दोनों अगर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है तो दोनों संख्याओं के योग और दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात ये होगा। लेकिन अनुपातिक वैल्यू कह रहा है कि दोनों संख्याओं के योग और दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात 11:1 है। मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर है 11/1 के, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है यहां तक, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालूं, a और b का अनुपातिक वैल्यू निकालूं तो a और b का अनुपातिक वैल्यू आएगा, a और b का अनुपातिक वैल्यू आएगा 6:5, 6:5 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो आपने सोल्व करके निकाला है a और b की वैल्यू, इसे आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, आप इसे दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। कैसे दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहीं मिले और a और b की वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या करना है, दोनों को एक बार जोड़ देना है, दोनों को एक बार जोड़ देना है और जोड़कर जो आएगा, अगर आधा हो रहा आसानी से तो आधा कर दीजिए, ना तो वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। जोड़ने पर दोस्तों क्या आया, कहोगे 12 आया और 12 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 6। अगर डिवाइड दोस्तों ना होता, अगर बाई चांस 13 आया होता और 13 तो 2 से डिवाइड सही से होगा नहीं, कहोगे हाँ, तो 13 ही लिख देते आप, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आपने जोड़कर तो लिख दिया, इसी प्रकार आप एक बार दोनों का अंतर लीजिए, अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो लिख दीजिए
दोनों का अंतर लेकर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो वैसे लिख दीजिए। दोनों का मैंने अंतर लिया, अंतर आया 10 का और 10 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 5। मतलब दोनों संख्याओं के ये जो निकल कर आया है ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ए और बी का रेशियो है, ए और बी का अनुपातिक वैल्यू आया है। अगर दोस्तों मैं रेशियो के अनुसार बात करूं तो इसका मतलब यही है कि ए की वैल्यू जो पहली संख्या है अगर वो 6 यूनिट है तो दूसरी संख्या हमारी 5 यूनिट है। अगर मैं रेशियो के अनुसार बात करूं तो इसका मतलब यही है कि अगर पहली संख्या हमारी 6 यूनिट है तो दूसरी संख्या 5 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने यहां पर ये लिखकर किया है पहली और दूसरी संख्या निकालने के लिए, पहली और दूसरी संख्या का अनुपातिक वैल्यू निकालने के लिए आपने जो यहां पर लिखकर किया है उसे आप दोस्तों यहीं पर कर सकते थे। आपने दोस्तों यहां पर क्या किया है तो भैया हमने यही किया है कि दोनों संख्याओं का जो योग था और दोनों संख्याओं का जो अंतर था उसे उन दोनों को एक बार जोड़ा है और आधा कर दिया है। डिवाइड हो रहा है, अगर आधा हो रहा है तो आधा कर दिया, ना तो वैसे लिख दिया है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आपने बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया है कहो भैया, इसी प्रकार हमने बी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के बीच का अंतर लिया है और आधा हो रहा है तो आधा कर दे रहे हैं, ना तो वैसे लिख दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मतलब अगर दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर का अनुपात दिया है तो ए और बी का रेशियो निकालने के लिए आप यहां पर ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। मैंने कहा कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप सीधे यहीं पर निकाल लीजिए दोनों संख्याओं का। इसे अगर मैं भूल जाऊं तो दोनों संख्याओं का योग कितना है कहोगे 11 यूनिट है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है कहोगे 1 यूनिट है। और ए और बी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कहोगे, हम यही कर रहे हैं कि दोनों संख्याओं का जो योग है और दोनों संख्याओं का अंतर जो है उसे ले रहे हैं और उन दोनों को जोड़कर आधा कर दे रहे हैं और उस स्थिति में ए की वैल्यू मिल जा रही है। मैंने कहा ठीक है। दोनों का मैंने योग किया तो आया 6, दोनों का मैंने योग किया आया 12 और 12 का मैंने आधा कर दिया तो 6 आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए, अंतर आया 10 का और 10 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 5। मतलब ए और बी का रेशियो क्या आया है कहोगे, ए और बी का रेशियो 6:5 होगा। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर पहली संख्या 6 यूनिट है तो दूसरी संख्या 5 यूनिट है। अगर पहली संख्या 6 यूनिट है और तब दूसरी संख्या 5 यूनिट है। अगर दोस्तों मैं पूछूं कि पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन है कितना, पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन है कितना कहोगे, देखिए अगर आप पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहे हैं यहां पर तो 30 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ 30 है। ठीक है, हमें पता है दोस्तों पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन कितना है कहोगे 30 है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन कितना है कहोगे 90 है। मतलब 30 यूनिट बराबर कितने के हैं 90 के हैं। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। अगर 30 बराबर 90 यूनिट के है तो 1 बराबर कितने के कहोगे, 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं, 1 यूनिट बराबर 3 के। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए कहोगे हाँ। पहली संख्या दोस्तों कितनी यूनिट थी कहोगे 6 यूनिट थी और दूसरी संख्या कितनी थी कहोगे 5 यूनिट थी। अगर दोस्तों मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है तो मुझे 6 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कहोगे हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है कहोगे 3 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे 18 होगी। मैंने कहा ठीक है, मतलब पहली संख्या 18 है कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों पहली 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे 15 होगी। मतलब दूसरी संख्या 15 है कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों आपसे पहली दूसरी संख्या नहीं पूछा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। पहली संख्या दोस्तों कितनी है कहोगे, पहली संख्या 18 है और 18 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो आ गया 324। दूसरी संख्या क्या है कहोगे, दूसरी संख्या हमारा 15 है तो 15 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो आ गया 225 और दोनों संख्याओं के वर्गों का मैंने योग कर दिया। दोनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना आया कहोगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आया 549। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया कहोगे 549 आया। आपको यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि इस तरीके से अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो मुझे इस चीज की भी करने की जरूरत नहीं है, इस चीज की भी करने की जरूरत नहीं है और तेजी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं जिनका अंतर योग व गुणनफल क्रमशः 1:7:24 है। कह रहा है दो संख्याएं जिनका अंतर योग व गुणनफल का क्रमशः 1:7:24 के रूप में है।
कह रहा है तो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं के अंतर योग और गुणनफल का अनुपात 1:7:24 दिया है। दो संख्याओं के अंतर योग और गुणनफल का अनुपात कितना दिया है? कहोगे 24 दिया है। ठीक है, दो संख्याओं के अंतर योग और गुणनफल का अनुपात कितना दिया है? कहोगे 24 दिया है। तो आप दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से अगर आप इसका मतलब पूछ रहे हो तो इसका मतलब यही है कि भैया अगर दो संख्याओं का अंतर 1 यूनिट है तो दो संख्याओं का योग 7 यूनिट और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 24 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दोनों संख्याओं का अंतर अगर 1 यूनिट है तो दोनों संख्याओं का योग 7 यूनिट है और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 24 यूनिट है। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे ढक लूं, इसे मैं भूल जाऊं तो ये दोनों क्या है? कहोगे देखिए ये दोनों संख्याओं का अंतर है और ये दोनों संख्याओं का योग है। मैंने कहा ठीक है, और इस प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों संख्याओं के अंतर और योग का अनुपात है। दोनों संख्याओं के अंतर और योग का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है, अगर दोस्तों दोनों संख्याओं के अंतर और दोनों संख्याओं के योग का ये अनुपात है और मुझे ए और जो दोनों संख्याएं थी उनका अनुपातिक वैल्यू निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए आपने बताया है कि जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं के अंतर का अनुपात मिले तो आपको क्या करना है? एक बार दोनों को जोड़कर आधा कर देना है अगर आधा हो रहा है, और एक बार दोनों के बीच का अंतर लेना है। अगर आधा हो रहा है तो आधा कर दीजिए, ना तो वैसे लिख दीजिए, और जो निकल कर आएगा वो दोनों संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने अंतर और योग जो दिया था दोनों संख्याओं का जो अंतर और दोनों संख्याओं का जो योग दिया था उन दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने पर कितना आया? कहोगे 8 आया। 8 का आधा किया जा सकता है? कहोगे हाँ 8 का आधा किया जा सकता है। तो क्या आएगा? 8 का आधा कहोगे 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने दोनों संख्याओं का अंतर लिया। अंतर कितना आया? कहोगे 6 आया। और 6 का आधा किया जा सकता है? कहोगे हाँ। कितना आया? कहोगे 3 आया। तो ये दोस्तों ये क्या निकल कर आया? कहोगे ये वास्तव में दोनों संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया। मतलब यही है कि अगर पहली संख्या अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो अगर पहली संख्या 4 यूनिट है तो दूसरी संख्या 3 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो पहली संख्या अगर 4 यूनिट है तो दूसरी संख्या 3 यूनिट है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं पूछ लूं कि पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन है कितना? तो पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन देखा जाए तो इतना है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दोस्तों पता है कि पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन इतना है, लेकिन वो ये कह रहा है भाई ये इसके अनुसार पता चल रहा है कि भैया दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना है? कहोगे 24 है। मतलब 12 बराबर 24 की। कहोगे हाँ 12 बराबर 24 की। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 2 के। 1 यूनिट बराबर 2 के। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मुझे पहली संख्या और दूसरी संख्या पता करनी है तो मुझे 4 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ। अगर पहली संख्या मुझे पता करनी है और दूसरी संख्या पता करनी है तो मुझे 4 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 2 आई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आई है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 12 होगी। मतलब पहली संख्या 12 थी। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 6 होगी। मतलब दूसरी संख्या हमारी 6 है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 है। मतलब पहली संख्या हमारी 8 है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 है। मतलब दूसरी संख्या हमारी 6 है। ठीक है, हमसे दोस्तों पहली और दूसरी संख्या नहीं पूछ रहा है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। दोस्तों पहली संख्या कितनी थी? कहोगे पहली संख्या हमारी 8 थी और 8 का मैंने स्क्वायर कर दिया तो आ गया 64। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? कहोगे 6 थी तो मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 36। और दोनों संख्याओं का जो वर्गों का योग दोनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या आएगा? कहोगे देखिए पहली संख्या का वर्ग ये है, दूसरी संख्या का वर्ग ये है और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहे हैं तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमने निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया।
तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना था दोस्तों? हो गया 100 था। क्या था? 100 था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तेजी से तरीका। ठीक है, आपको दोस्तों गलत नहीं मानना है। वास्तव में यहाँ पर अगर पहली संख्या हमारी 4 यूनिट है तो दूसरी संख्या 3 यूनिट है, तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा x मानकर, तो आएगा 12x²। लेकिन दोस्तों इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x भी मान लेता तो आपस में कट जाते, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन का अनुपात 11:1 है। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति थे, उनके वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है। दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चन आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वहां पर भी क्या दिया गया था? वहां पर दिया गया था दो संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात दिया गया था। और आपने ए और बी का रेशियो निकालने के लिए, दोनों संख्याओं का रेशियो निकालने के लिए वहां पर आपने क्या किया था? कहोगे वहां पर हमने किया था दोनों संख्याओं का योग और जो दोनों संख्याओं का अंतर दिया था उन दोनों को एक बार जोड़कर आधा कर दिया था अगर आधा हो रहा है तो, और एक बार हमने दोनों संख्याओं का अंतर का आधा किया था अगर आधा हो रहा है तो, और उस स्थिति में ए और बी का रेशियो निकल गया। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के वेतन का योग और दोनों व्यक्तियों के वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 दिया है। अगर दोस्तों मुझे पहले और दूसरे व्यक्ति का वेतन का अनुपात निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 11 में 1 जोड़ देना चाहिए और उसका आधा कर देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और एक बार क्या करना चाहिए? कहोगे 11 में से 1 घटा देना चाहिए और उसका आधा कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, पहले और दूसरे व्यक्ति का जो वेतन का अनुपात था वो 6:5 था। कहोगे हाँ। अगला आगे दोस्तों कह रहा है और बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है। अगर मैं यहां पर बी और सी के वेतन का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? कहोगे इसी प्रकार हम यहां पर करेंगे तो यहां पर भी 6:5 ही आएगा बी और सी के वेतन का रेशियो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है यदि ए का वेतन सबसे ज्यादा हो, यदि ए का वेतन सबसे ज्यादा हो और सी का वेतन सबसे कम हो तो बी का वेतन क्या है? दिया गया है कि उनका कुल वेतन 18,200 है। दिया गया है कि उनका कुल वेतन 18,200 है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें दो व्यक्तियों के वेतन का योग और दो व्यक्तियों के वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 दिया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों व्यक्तियों के वेतन का योग और दोनों व्यक्तियों के वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 दिया है तो दोनों व्यक्तियों के वेतन का रेशियो क्या है? कहोगे दोनों व्यक्तियों के वेतन का रेशियो 6:5 है। 6:5 है। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि बी और सी के वेतन का योग, कह रहा है बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है। अगर दोस्तों बी और सी के वेतन का योग और वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है तो मुझे बी और सी के वेतन का रेशियो क्या होगा बता दीजिए। कहोगे बी और सी के वेतन का रेशियो भी 6:5 ही होगा। 6:5 होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब ए और बी के वेतन का रेशियो 6:5 है और बी और सी के वेतन का रेशियो 6:5 है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए बी के वेतन का रेशियो 6:5 है और बी और सी के वेतन का रेशियो 6:5 है तो मुझे तीनों के वेतन का रेशियो बता दीजिए क्या है? तीनों व्यक्तियों के वेतन का रेशियो बता दीजिए क्या है? कहोगे देखिए तीनों व्यक्तियों के वेतन का आप रेशियो पूछ रहे हैं तो हमें तीनों व्यक्तियों को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रकार हमने तो लिख लिया। अब क्या करना चाहिए? कहोगे ए और बी का वेतन का रेशियो 6:5 दिया है तो 6:5 लिख लिया। यहाँ पर अब क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए यहाँ पर बी और सी के वेतन का रेशियो 6:5 दिया तो यहाँ पर भी 6:5 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने फिल कर दिया 5, यहाँ पर हमने फिल कर दिया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 36, यहाँ पर आ गया 30, यहाँ पर आ गया 25। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आया? कहोगे ये वास्तव में तीनों व्यक्तियों के वेतन का रेशियो निकल कर आया। तीनों व्यक्तियों के वेतन का रेशियो निकल कर आया। मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर पहले व्यक्ति का वेतन 36 यूनिट है तो दूसरे व्यक्ति का वेतन 30 यूनिट और तीसरे व्यक्ति का वेतन 25 यूनिट है।
ठीक है। अगर दोस्तों पहले व्यक्ति के वेतन 36 यूनिट है, दूसरे व्यक्ति का वेतन 30 यूनिट है और तीसरे व्यक्ति का वेतन 25 यूनिट है, तो तीनों व्यक्तियों का कुल वेतन कितना है? तीनों व्यक्तियों के वेतन का कुल वेतन कितना है? तीनों व्यक्तियों का कुल वेतन कितना है? कहोगे देखिए हमने जोड़ लिया 6 5 11 के 1 कैरी, ठीक है, 3 3 6 3 3 9, तो देखा जाए तो तीनों व्यक्तियों का वेतन कितना है? कहोगे 91 यूनिट है। क्या? 91 यूनिट है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है तीनों व्यक्तियों का वेतन का अनुपात, तीनों व्यक्तियों के वेतन कुल जो है 18,200 रुपए है। तीनों व्यक्तियों को कुल वेतन कितना है? 18,200, मतलब 91 बराबर 18,200 के। कहोगे हाँ, तो एक बराबर कितने के? कहोगे एक बराबर पर 200 रुपए की। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए बी का वेतन क्या है। हमारे अनुसार दोस्तों बी का वेतन कितने यूनिट है? कहोगे 30 यूनिट है। अगर दोस्तों मुझे बी का वेतन वास्तव में बताना है तो मुझे 30 यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कहोगे हाँ। एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के है? कहोगे एक यूनिट बराबर है 200 रुपए के। तो 30 यूनिट बराबर कितने रुपए के? कहोगे 30 यूनिट बराबर 6,000 रुपए की। मतलब बी का वेतन, जो दूसरा व्यक्ति बी था उसका वेतन 6,000 रुपए है। कहोगे हाँ 6,000 रुपए है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। कह रहा है यदि ए बराबर 3 है तब बी बराबर 2 है। कह रहा है यदि ए बराबर 3 है तब बी बराबर 2 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है लेकिन यदि ए बराबर 8/9 हो तो बी बराबर क्या होगा? कह रहा है यदि ए बराबर 8/9 है तो बी बराबर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है बी के व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है ए जो है बी के क्यूब के, बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये जो व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल है, अगर मैं इसे हटाता हूं तो मुझे एक कोष्टेंट राशि मिलेगी, बराबर का सिंबल आएगा और इसको हटाने से एक कोष्टेंट राशि मिलेगी। अब कोष्टेंट राशि आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप क्या मानते हो। मैंने मान लिया कोष्टेंट राशि के, ठीक है। और ये बी अपॉन जो बी का क्यूब है ये तो वैसे ही आप रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों आगे कह रहा है यदि ए बराबर 3 है तो बी बराबर 2 है। कह रहा है ए बराबर अगर 3 है तो बी बराबर 2 है। मैंने ए की वैल्यू यहां पर रख दिया 3 और के वैसे ही रहेगा, और बी बराबर रख दिया 2। बी की वैल्यू मैंने 2 रख दिया। यहां पर अगर 2 रखता हूं तो आ जाएगा 8। कोई दिक्कत होगी नहीं। इस प्रकार दोस्तों के की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे के की वैल्यू आएगी 24। के की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे 24 आएगी। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है लेकिन यदि ए बराबर 8/9 है तो बी बराबर क्या है? कह रहा है दोस्तों यदि ए बराबर 8/9 है तो बी बराबर क्या है, ठीक है। दोस्तों ए की वैल्यू मैं 8/9 रख दे रहा हूं। ए की वैल्यू 8/9 रख दे रहा हूं, ठीक है। के की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है? कहोगे के की वैल्यू 24 आई है और हमें बी की वैल्यू निकालना है। कहोगे हाँ, तो इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। 8 तियां दोस्तों, कहोगे 8 तियां 24। तो बी के क्यूब बराबर कितने का आया? कहोगे बी का क्यूब जो है 27 के आया। बी का क्यूब जो है 27 के बराबर आया। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे बी की वैल्यू 3 आएगी। मतलब यही है कि यदि ए बराबर 8/9 है तब बी बराबर 3 होगा। क्या? बी बराबर 3 होगा। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है, ठीक है। कह रहा है और उनकी कुल आय 1530 रुपए है। कह रहा है और उनकी कुल आय 1530 रुपए है, ठीक है। कह रहा है बी की आय याद करिए। क्या? बी की आय याद करिए।
और अगर वे अपनी आय का करा और वे अपनी आय का अगर 20%, 25% और 40% बचत करते हो तो 20%, 25% और 40% बचत करते हो तब बताना बी किया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं और तीनों जो 3 कह रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है तीनों व्यक्ति के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों, ठीक है। कह रहा है 3 व्यक्ति है दोस्तों और तीनों व्यक्ति के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। 16:12:9, ठीक है। आगे कह रहा है और उनकी कुल आय 1530 रुपए है। कह रहा है आगे और उनकी कुल आय 1530 रुपए है, ठीक है। कह रहा है बी की आय बताइए। कह रहा है और अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचत करते हो, मतलब कहोगे मैंने कहा मतलब यही है कि ए अपनी आय का 20% बचत करता है, बी अपनी आय का 25% बचत करता है और सी अपनी आय का 40% बचत करता है, ठीक है। अगर दोस्तों ए अपनी आय का 20% बचत करता है तो मुझे 20% की फ्रैक्शन बता दीजिए क्या होगी। क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शन होती है 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। इसका मतलब मुझे समझा सकते हैं? कहोगे हाँ, आसानी से समझा सकता हूं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 5 है, तो उसका 20% 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए अपनी आय का 20% बचत करता है। 20% बचत करता है। अगर दोस्तों मैं मान लूं ए की आय 5 है, तो मैं कह सकता हूं ए जो है 1 रुपए की बचत करता है। कहोगे हाँ। अगर मैं मान लूं ए की आय 5 रुपए है तो वो अपनी आय का 20% मतलब 1 रुपए बचत करता है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ए की आय 5 रुपए है और उसमें से वो 20% मतलब 1 रुपए की बचत करता है तो वो खर्च कितना करता है? कहोगे 4 यूनिट पैसा खर्च करता है। 4 यूनिट पैसा खर्च करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों बी की आय कितनी? बी जो है 25% अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर दोस्तों बी अपनी आय का 25% बचत करता है तो 25% की फ्रैक्शन बता दीजिए क्या होगी। तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कि जो बी है वो अपनी आय का 25% बचत करता है। मान लेते हैं दोस्तों बी की आय क्या है? 4 है। बी की आय 4 है। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है बी अपनी आय का 25% बचत करता है। मतलब अगर बी की आय 4 है तो वो अपनी आय का 25% मतलब 1 रुपए की वो बचत करता है। कहोगे हाँ। अपनी आय का 25% मतलब 1 रुपए की बचत करता है। अगर दोस्तों बी की आय 4 यूनिट है, और वो 1 रुपए बचत करता है तो वो खर्च कितना करता है? कहोगे 3 यूनिट पैसा खर्च करता है। 3 यूनिट पैसा खर्च करता है। अगर बी की आय 4 यूनिट है तो उस स्थिति में बी 3 रुपए खर्च करता है। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सी अपनी आय का 40% बचत करता है। सी अपनी आय का 40% बचत करता है। अगर दोस्तों सी अपनी आय का 40% बचत करता है तो मुझे 40% की फ्रैक्शन बता दीजिए क्या होगी। तो 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5 होती है। 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5 होती है।
इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 5 यूनिट है, अगर कोई संख्या 5 यूनिट है तो उसका 40% 2 होगा। अगर कोई संख्या 5 यूनिट है तो उसका 40% 2 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था सी अपनी आय का 40% बचत करता है। मान लेते हैं दोस्तों सी की आय 5 यूनिट है, सी की आय 5 यूनिट है। अगर सी की आय 5 यूनिट है तो वो अपनी आय का 40% बचत करेगा। कहोगे हाँ। अगर सी की आय 5 यूनिट है और वो तब उस स्थिति में सी अपनी आय का 40% बचत करेगा, मतलब 2 यूनिट का बचत करेगा। कहोगे हाँ। अगर सी की आय 5 यूनिट है और वो 2 यूनिट का बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? कहोगे 3 यूनिट कर रहा होगा। 3 यूनिट पैसा खर्च कर रहा होगा। अगर सी की आय दोस्तों 5 यूनिट है, सी की आय 5 यूनिट है तो वो अपनी आय में से 3 यूनिट पैसा खर्च कर रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ए की आय 5 यूनिट थी और उसमें से 4 यूनिट वो पैसा खर्च कर रहा था। बी की आय 4 यूनिट अगर है तो उसमें से वो 3 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। अगर सी की आय 5 यूनिट है तो उसमें से वो 3 यूनिट पैसा खर्च कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से हमने ये इस चीज को पता कर लिया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों हमें यहां पर शुरुआत में क्या दिया था? कहोगे शुरुआत में ये जो 16:12:9 दिया है ये वास्तव में ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया है। इसका मतलब समझाइए। कहोगे इसका मतलब यही है कि इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए जो है 16 रुपए खर्च कर रहा है, बी जो है 12 रुपए खर्च कर रहा है और सी जो है 9 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता है, अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए की आय 5 रुपए है और 5 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन यहां पर कह रहा है भैया 16 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब 4 यूनिट बराबर 16 के। कहोगे हाँ, 4 यूनिट बराबर 16 के। 4 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 4 यूनिट बराबर 16 के। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 4 यूनिट बराबर 16 के। अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर 16 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 4 के। 1 यूनिट बराबर 4 के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 4 के तो 5 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 5 यूनिट बराबर 20 के। 5 यूनिट बराबर 20 के, मतलब ए की आय कितनी थी? कहोगे 20 यूनिट थी। 20 यूनिट थी। दोस्तों आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी संख्या आपके दिमाग में वैसे ही आपके दिमाग में फंस जाएगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बी की आय 4 यूनिट है तो उसमें से वो 3 रुपए खर्च कर रहा है, और यहां पर दोस्तों ये कह रहा है कि भैया बी जो है 12 रुपए खर्च कर रहा है, और ये कह रहा है भैया 4 यूनिट पे उसकी आय है तो 3 यूनिट खर्च कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है 12 यूनिट खर्च कर रहा है, मतलब 3 यूनिट बराबर 12 के। कहोगे हाँ, 3 यूनिट बराबर 12 के। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 12 के तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 16 होगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 4 यूनिट की वैल्यू 16 होगी, मतलब बी की जो आय थी वो 16 यूनिट थी। कहोगे हाँ, बी की आय 16 यूनिट थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब मुझे समझा दीजिए क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर सी की आय 5 यूनिट है, अगर सी की आय 5 यूनिट है तो सी जो है 3 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। 3 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अनुसार देखा जाए तो सी जो है 9 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है। हमें पता है दोस्तों, इसके अनुसार हमें पता है कि अगर सी की आय 5 यूनिट है तो 3 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन ये चिल्ला के कह रहा है कि भैया सी जो है 9 यूनिट पैसा खर्च कर रहा है, मतलब 3 यूनिट बराबर 9 के। कहोगे हाँ, 3 यूनिट बराबर 9 के। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 9 के तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 5 यूनिट की वैल्यू, अगर 3 बराबर 9 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो निकल कर आया 20, 16 और 15, ये कुछ और नहीं है, ए बी सी की आय का रेशियो है। ए बी सी की आय का रेशियो है। अगर दोस्तों ए बी सी की आय का ये रेशियो है तो इसका मतलब मुझे समझाइए। कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए की आय 20 यूनिट है तब उस स्थिति में बी की आय 16 यूनिट होगी और सी की आय 15 यूनिट होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ए की आय 20 यूनिट है
सी की आय 16 यूनिट है, सी की आय 15 यूनिट है, तो तीनों की आय कुल है कितनी? तो वे देखिए जोड़ लेते हैं। अगर मैं जोड़ता हूं तो तीनों की आय कुल 51 यूनिट आएगी, 51 यूनिट आएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया 1530 है, 1530 रुपए है तीनों की आय, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहां पर हम निकाल रहे हैं तो 51 यूनिट है, मतलब 51 बराबर 1530 के कहोगे। यहां तो एक बराबर कितने के कहोगे? एक बराबर 30 के, एक बराबर 30 रुपए के, एक यूनिट बराबर 30 रुपए के। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा था कहोगे? हमसे पूछ रहा था कि बताइए बी की आय क्या होगी। हमारे अनुसार दोस्तों बी की आय कितनी थी कहोगे? 16 यूनिट थी। कितनी यूनिट थी कहोगे? 16 यूनिट थी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? 16 3 48 480 रुपए होगी। मतलब बी की आय कितनी थी दोस्तों कहोगे? बी की जो आय थी, जो बी की आय थी वो 480 रुपए थी। बी की आय कितनी थी कहोगे? 480 रुपए थी। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी की कुल आय 6060 रुपए है। कह रहा है ए बी और सी की कुल आय 6060 रुपए है। ठीक है, कह रहा है ए बी और सी खर्च क्रम से 80%, 85% व 75% है। कह रहा है ए बी सी की आय कुल 6060 रुपए है और ए बी सी का खर्च क्रम से 80%, 85% और 75% है। कह रहा है और उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। कह रहा है तीनों की बचत का अनुपात 5:6:9 है। कह रहा है एक ही आय ज्ञात कीजिए, एक ही आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें तीनों जो व्यक्ति हैं उनकी बचत का अनुपात कितना दिया है कहोगे? तीनों जो व्यक्ति हैं, तीनों जो व्यक्ति हैं ए बी सी, इनकी बचत का अनुपात 5:6:9 दिया है। 5:6:9 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक कोई दिक्कत है कहोगे? नहीं। अब दोस्तों शुरुआत वाली लाइन पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि भैया तीन व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति की कुल आय 6060 रुपए है। तीन व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति की कुल आय 6060 रुपए है। कह रहा है जो ए है, ए जो है वो 80% पैसा खर्च करता है, बी जो है 85% पैसा खर्च करता है और सी जो है 75% पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों ए 80% पैसा खर्च कर रहा है तो मैं कह सकता हूं ए अपनी आय का 20% पैसा बचा भी रहा होगा कहोगे? हाँ। और बी अपनी आय का 15% पैसा बचा रहा होगा कहोगे? हाँ। और सी अपनी आय का 25% पैसा बचा रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? ये तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा है, आपको समझना है केवल। दोस्तों ए जो है अपनी आय का 20% पैसा बचा रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन बता दीजिए मुझे क्या होगी कहोगे? 20% की फ्रैक्शन 1/5 है होती है। अगर दोस्तों 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है तो इसका मतलब मुझे बता दीजिए कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 होगा, अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था ए अपनी आय का 20% पैसा बचाता है, यही कह रहा था कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों ए की आय 5 यूनिट है, ए की आय 5 यूनिट है। अगर दोस्तों ए की आय 5 यूनिट है तो वो अपनी आय का 20% पैसा बचाएगा कहोगे? हाँ। मतलब 1 रुपया वो बचाएगा, 1 यूनिट पैसा बचाएगा कहोगे? हाँ। अगर बी की ए की आय मान लेते हैं 5 यूनिट है तो वो अपनी आय का 20% पैसा बचाएगा, मतलब 1 यूनिट पैसा बचाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। हमें पता है दोस्तों अगर ए की आय 5 यूनिट है तो वो अपनी आय में से 1 रुपए बचाएगा, मतलब 20% पैसा बचाएगा। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी अपनी आय का 15% पैसा बचाता है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों बी अपनी आय का 15% पैसा बचाता है तो 15% की फ्रैक्शन बता दीजिए क्या होगी कहोगे? 3/20 होगी। क्या? 3/20 होगी। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होगी। इसका मतलब मुझे समझा सकते हैं कहोगे? हाँ, इसका मतलब मैं समझा सकता हूं। मैंने पूछा क्या होगा मतलब कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 20 है, अगर कोई संख्या 20 है तो उसका 15% 3 है, उसका 15% 3 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है अपनी आय का 15% पैसा बचत करता है। अगर दोस्तों मैं मान लूं कि बी की आय 20 यूनिट है तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं मान लूं कि बी की आय 20 यूनिट है तो मैं कह सकता हूं बी अपनी आय का 15% पैसा मतलब 3 यूनिट पैसा बचाएगा कहोगे? हाँ। अगर मैं मान लूं कि बी की आय 20 यूनिट है तो वो अपनी आय का 15% मतलब 3 यूनिट पैसा बचाएगा। कोई दिक्कत कहोगे? नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सी अपनी आय का 25% पैसा बचत करता है कहोगे? हाँ। सी अपनी आय का 25% पैसा बचत करता है। अगर दोस्तों सी अपनी आय का 25% पैसा बचत करता है तो 25% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी? 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। इसका मतलब मुझे समझा सकते हैं कहोगे? हाँ, इसका मतलब मैं समझा सकता हूं।
मैंने पूछा क्या होगा मतलब, तो भाई इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 4 है, अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर दोस्तों कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है। कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था सी जो है अपनी आय का 25% पैसा बचत करता है। मान लेते हैं दोस्तों सी की आय क्या है? 4 है। अगर सी की आय 4 है तो वो अपनी आय का 25% पैसा बचत करेगा, मतलब 1 यूनिट पैसा बचत करेगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर मान लेते हैं सी की आय 4 यूनिट है तो वो अपनी आय में से 25% पैसा मतलब 1 यूनिट पैसा बचत करेगा। कोई दिक्कत यहां तक होगी नहीं। दोस्तों सी ए की आय 5 यूनिट है और 5 यूनिट में से 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। बी की आय 20 यूनिट है और उसमें से वो 3 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। सी की आय 4 यूनिट है और उसमें से वो 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसके अनुसार देखूं यहां पर, अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या दिया था? 5:6:9 कहोगे? ये वास्तव में ए बी सी की बचत का अनुपात दिया था। अगर दोस्तों ये ए बी सी की बचत का अनुपात है तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो इसका मतलब यही है कि ए 5 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, बी 6 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, सी जो है 9 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसके अनुसार इसका मतलब पूछूं तो कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए की आय 5 यूनिट है तो उसमें से वो 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। और यहां पर दोस्तों ये चिल्ला के कह रहा है कि भैया ये तो 5 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भैया अगर ए की आय 5 यूनिट है तो उसमें से वो 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। हमें पता है दोस्तों ये 5 यूनिट पैसा बचत कर रहा है यहां पर, और यहां पर ये जो है 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 5 के कहोगे। हाँ। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 5 के तो 5 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 25 के। मतलब ए की आय कितनी थी कहोगे? 25 यूनिट थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब मुझे बताइए कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर बी की आय 20 यूनिट है तो वो 20 यूनिट में से 3 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो रेशियो लिखा था ये चिल्ला के कह रहा है कि भैया बी जो है 6 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, लेकिन इसके अनुसार देखा जाए तो बी 3 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, मतलब 3 यूनिट बराबर 6 के कहोगे। हाँ। 3 यूनिट बराबर 6 के। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 6 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? 20 यूनिट की वैल्यू 40 होगी, मतलब बी की आय कितनी थी कहोगे? 40 थी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब मुझे समझा दीजिए कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर सी की आय 4 यूनिट है तो उस 4 यूनिट में से वो 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है। ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो रेशियो लिखा था इसके अनुसार देखा जाए तो सी 9 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, और इसके अनुसार मैं देखूं तो सी जो है 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है अगर उसकी आय 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इसके अनुसार देखा जाए तो सी 1 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, लेकिन इसके अनुसार देखा जाए तो सी जो है 9 यूनिट पैसा बचत कर रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 9 के कहोगे। हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 9 के तो 4 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 36 के, मतलब सी की आय कितनी थी कहोगे? 36 यूनिट थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया ए की आय 25 यूनिट है, बी की आय 40 यूनिट है और सी की आय 36 यूनिट है। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ए बी सी की आय का रेशियो है। ए बी सी की आय का रेशियो है। ठीक है। अगर दोस्तों ए बी सी की आय का रेशियो है तो तीनों की आय का कुल योग कितना होगा कभी? देखिए ए की आय 25 यूनिट थी, बी की आय 40 यूनिट थी और सी की आय 36 यूनिट थी। अगर आप तीनों की कुल आय पूछते हैं तो तीनों को जोड़ देते हैं और तीनों को जोड़ने पर आएगा 101 यूनिट, मतलब तीनों व्यक्तियों की कुल आय कितनी थी कहोगे? 101 यूनिट थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें पता है तीनों व्यक्तियों की कुल आय कितनी है? 101 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 6060 रुपए है, मतलब 101 यूनिट बराबर 6060 के कहोगे। हाँ। अगर 101 यूनिट बराबर 6060 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 101 यूनिट बराबर 6060 के है तो 1 यूनिट बराबर 60 के, 1 यूनिट बराबर 60 के, मतलब 1 यूनिट बराबर 60 रुपए के कहोगे। हाँ। हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा था कहोगे? हमसे पूछ रहा था कि एक ही आय बताइए। हमारे अनुसार दोस्तों एक ही आय कितनी यूनिट थी कहोगे? 25 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट बराबर 60 के है, 60 रुपए के, तो 25 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 25 यूनिट बराबर निकालने के लिए, 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 जीरो तो मैंने वैसे लगा दिया, 6 पंचे 30 की जीरो, 3 कैरी 6 दूनी 12, आ गया 1500,
मतलब ए की आय कितनी थी, कहोगे ए की आय कुल मिलाकर देखा जाए तो 1500 रुपए थी। क्या 1500 रुपए थी। दोस्तों ये जो आपने ए बी सी लिखा है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल टाइम पास है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कह रहा है और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। कह रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है, ठीक है। कह रहा है यदि कुल सिक्कों का मूल्य 430 रुपए है, कह रहा है यदि कुल सिक्कों का मूल्य 430 रुपए है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए, आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर दोस्तों मैं पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब दीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, कहोगे 50 पैसे के 1 रुपए में देखा जाए तो 2 सिक्के होते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, कहोगे 25 पैसे के देखे जाए तो 4 सिक्के होते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, कहोगे 1 रुपए में 1 रुपए के एक ही सिक्के होते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, कहोगे 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, 10 सिक्के होते हैं। आप निकाल भी सकते हैं डिवाइड कर कर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप निकाल भी सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे, कह रहा है एक बैग में 1 रुपए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उन सिक्कों का अनुपात 5:7:9 है। मतलब बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो 5:7:9 है, 5:7:9 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:7:9 है तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बैग में 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो उस स्थिति में बैग में 50 पैसे के 7 सिक्के हैं और 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आप दोस्तों मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। अगर मैं कहूं आपके पास 10 रुपए के, अगर मैं आपसे कहूं 10 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं, कहोगे हमारे पास 100 रुपए हैं। तुरंत आपने जवाब दिया है, कहोगे। उसके बाद अगर मैं कहूं आपके पास 100 रुपए के 10 नोट हैं, 100 रुपए के 10 नोट हैं तो कुल कितने रुपए हैं आपके पास, कहोगे 1000 रुपए हैं। तो आपने दोस्तों क्या किया है, कहोगे हमने जितने रुपए हैं उसको लिखा है, उसके बाद जितने नोट थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी प्रकार आपने यहाँ पर क्या किया है, कहोगे हमने यहाँ पर किया है जितने रुपए थे उसे लिखा है, जितने रुपए के सिक्के हैं उसे लिखा है, ठीक है, और जितने सिक्के थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 100। ठीक है। कुछ प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर भी अपनानी है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, कहोगे 5 सिक्के हैं। अगर दोस्तों 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो बैग में 1 रुपए की कुल कीमत कितनी है, बैग में 1 रुपए की कुल कीमत कितनी है, कहोगे देखिए 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो बैग में 1 रुपए की, अगर बैग में 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 1 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपए की कुल कीमत बैग में 5 रुपए है, 5 रुपए है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 50 पैसे के बैग में 7 सिक्के हैं, कहोगे हाँ
50 पैसे के मतलब 1/2 के, कहोगे हाँ। 50 पैसे का मतलब दोस्तों होता है 1/2 रुपए, ठीक है। कह रहा 50 पैसे के बैग में 7 सिक्के हैं। अगर दोस्तों 50 पैसे मतलब 1/2 रुपए के 1/2 रुपए के बैग में 7 सिक्के हैं, तो आप बताइए 1/2 रुपए के हिसाब से 7 सिक्कों की कुल कीमत कितनी होगी। कहोगे अगर देखा जाए तो 7 सिक्कों की कीमत 1/2 इंटू 7 मतलब 7/2 होगी, 7/2 होगी। मतलब 50 पैसे या 1/2 रुपए की जो कीमत थी बैग में 7/2 रुपए की थी, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है 25 पैसे के बैग में 9 सिक्के हैं। मतलब 1/4 रुपए के बैग में 9 सिक्के हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1/4 रुपए के बैग में 9 सिक्के हैं तो 1/4 रुपए के हिसाब से बैग में 25 पैसे की कुल कीमत कितनी है। कहोगे देखिए 1/4 रुपए के बैग में 9 सिक्के हैं, तो 25 पैसे की मतलब 1/4 रुपए की कुल कीमत 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9/4 रुपए है, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों बैग में 1 रुपए की कुल कीमत 5 यूनिट है, 5 रुपए है। और 50 पैसे की बैग में कुल कीमत 7/2 रुपए है। और 25 पैसे की मतलब 1/4 रुपए की बैग में कुल कीमत 9/4 रुपए है। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने दोस्तों रेशियो ले लिया इसका। अगर दोस्तों मैं इसका रेशियो लेता हूं तो क्या होगा इसका, अगर आप रेशियो लेते हो, अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो आएगा 20:14:9। इसका मतलब बता दीजिए कहोगे, इसका मतलब यही है, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है 1 रुपए के जितने सिक्के थे उनकी कीमत 20 रुपए थी। और 50 पैसे के जितने कुल सिक्के थे मतलब 1/2 रुपए के जो जितने सिक्के थे उनकी कीमत 1/14 यूनिट है। और 25 पैसे के मतलब 1/4 रुपए की जितने सिक्के थे उनकी कुल कीमत 9 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है 1 रुपए के जितने सिक्के थे उनकी कुल कीमत 20 रुपए है। और 50 पैसे के जितने सिक्के थे उनकी कीमत 14 यूनिट है। और 25 पैसे के जितने सिक्के थे उनकी कीमत कुल 9 यूनिट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर 1 रुपए के 20 रुपए हैं, एक रुपए के जो सिक्के थे उनकी कीमत 20 है। और 50 पैसे के जितने रुपए थे उनकी कीमत 14 है। 25 पैसे के जितने सिक्के थे उनकी कीमत 9 रुपए है। तो कुल कितने रुपए है बैग में, कहोगे तीनों को हमने जोड़ दिया। 4 9 13 के 3 हासिल लगे 1, ठीक है, 3 1 4। तो इस प्रकार देखा जाए तो अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के अनुसार बैग में कुल मिलाकर 43 यूनिट पैसा था। 43 यूनिट मतलब 43 रुपए, अगर 43 रुपए पैसा था, 43 रुपए थे बैग में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है बैग में तो 430 रुपए है। हम देख रहे हैं कि भैया अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बैग में 43 रुपए मतलब 43 यूनिट पैसा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बैग में तो 430 रुपए है, मतलब 43 बराबर 430 के है, कहोगे हाँ। अगर 43 बराबर 430 के है तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 10 के। 1 यूनिट बराबर 10 रुपए के, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो आप सबसे पहले बताइए 50 पैसे की जितने सिक्के थे, 50 पैसे के जितने सिक्के थे उनकी कीमत क्या थी। कहोगे देखिए 50 पैसे के जो सिक्के थे उनकी कीमत तो 14 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। कहोगे 14 यूनिट की वैल्यू 140 होगी, 140 होगी। मतलब कहोगे मतलब यही है 50 पैसे के जितने सिक्के थे उनकी कुल कीमत 140 रुपए थी। इसका मतलब यही है कि 50 पैसे के जितने कुल सिक्के थे, 50 पैसे के जितने कुल सिक्के थे उनकी कीमत 140 रुपए थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमसे तो ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि सिक्कों की संख्या बताइए क्या थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। कहोगे 1 रुपए में 50 पैसे के तो 2 सिक्के होते हैं। अगर 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 140 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 140 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। कहोगे 280 सिक्के होंगे, 280 सिक्के होंगे। मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बैग में कुल कितनी थी। कहोगे 280 थी। क्या 280 थी। 50 पैसे के कुल सिक्कों की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बैग में 280 थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
दोस्तों आप, मुझे आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।